हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाले में। दोस्तों ये क्लास आपकी जनरल नॉलेज की क्लास है, यानी जीके की क्लास आपकी है। और आपके एसएससी सीएचएसएल और आपका एमटीएस में जो भी टीसीएस ने आपसे आपके अब तक के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें आपको कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर। 25 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 5वां। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आपके प्ले लिस्ट बनी हुई, जा करके देख सकते हैं। और आपको बता दूँ कि इस क्लास को लेने से पहले आपको पेन और कॉपी साथ में रखनी है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता उसे नोट करते चलेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? कौन है चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण? ये है हमारा क्या, ऐरावतेश्वर मंदिर। क्या है? ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है। यह राजा चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? किसमें है? ये उत्तर है, इसका राइट आंसर उत्तर है मतलब महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। डिटेल देखते हैं इसकी, तो डिटेल की बात करते हैं एक सेकेंड। देखिए, वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है। रामायण का पूरा अरण्य कांड पंचवटी में स्थापित है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। वॉरेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, सर जॉन मैकफर्सन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? कौन था? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिटेल इसकी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाती थी। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया। अगला है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? ये राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? ये था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन था। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर दिया गया भाषण था। उन्होंने दृढ़ लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया, जो उस निश्चितता को दर्शाता है जिसे गांधी ने आंदोलन के लिए देखा था, जिसे उनके करो या मरो के आह्वान से सबसे अच्छा वर्णन किया गया था। अगला हमारा है, देखिए, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था कौन? सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सिराज उद दौला या सिराज उद दौला बोलते हैं। देखिए, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराज उद दौला या सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। वह नसीरी वंश का उत्तराधिकारी बना और नवाब से सत्ता हथिया ली। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या फिर समवर्ती सूची? किसे लिया गया है? ये लिया गया है पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई थी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है? ये अनुच्छेद हमें हमारा कौन सा अनुच्छेद 32 करता है। कौन सा? 32। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 32 इज द राइट आंसर। जैसे अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के
प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, इसीलिए इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? विकलांग अधिनियम पारित हुआ था 1995 में, यानी 1995 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, 1995। जैसे 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। अगला हमारा है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा बच्चों की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? वयस्क पुत्र, वयस्क पुत्री, नाबालिग पुत्र या फिर वयस्क पौत्र? क्या? वयस्क पुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाबालिग पुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा नाबालिग बेटे को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को रखरखाव प्रदान करना कानूनी दायित्व और माता पिता मासिक भत्ता द्वारा बच्चों के में बेटा बेटी पोता पोती दामाद बहू शामिल हैं, लेकिन इसमें नाबालिग शामिल नहीं है। अगला हमारा है, निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता? किसका? ये है हमारा प्राक्कलन समिति का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। जैसे प्राक्कलन समिति भारत में एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं जो हर साल लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों में से केंद्र सरकार के बजट अनुमानों की जांच करने की, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड उसेन बोल्ट द्वारा कितनी बार जीता गया? कितनी बार जीता गया था? टोटल 6 बार जीता गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 6 इज़ द राइट आंसर। जैसे उसेन बोल्ट ने 2008 में जीता पहला, फिर 2009, 2011, 2012, 2013 और 2016 में जीता था। 6 बार IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। चलिए अगला हमारा है, गंभीर, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? गंभीर, धाली और जात्रा जो हैं ये पश्चिम बंगाल के हैं नृत्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। कौन सा? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बेसबॉल। बेसबॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कानून द्वारा नहीं बल्कि वास्तविक रूप से बेसबॉल है। बेसबॉल एक बल्ले और गेंद का खेल है जो 2 विरोधी टीमों के बीच खेला जाता है जो बारी बारी से बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण करते हैं। खेल तब आगे बढ़ता है जब क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम का एक खिलाड़ी, जिसे पिचर कहा जाता है, एक गेंद फेंकता है जिसे बल्लेबाजी करने वाली टीम का एक खिलाड़ी बल्ले से मारने की कोशिश करता है। चलिए अगला हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? ये आपको बताना है कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। एन ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी पुस्तक है बिल्कुल। द ब्रोकन विंग, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये इनकी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इनकी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ब्रोकन विंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द ब्रोकन विंग को एडम ली ने लिखा है, बाकी सारी किताबें जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं। द ब्रोकन विंग को किसने लिखा है? एडम ली ने लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर को मनाते हैं। जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बनाया जाता है या मनाया जाता है। अगला है हमारा, अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, अष्टमुडी झील हमारी केरल में स्थित है। कहाँ?
केरल में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील या अष्टमुडी कयाल भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में है। यह राज्य में सबसे अधिक देखा जाने वाला बैकवाटर और झील है। अगला है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? रानी की वाव हमारी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरस्वती नदी। देखिए, रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण का श्रेय सौराष्ट्र के खेंगारा की पुत्री उदयमती को दिया जाता है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी साबरमती नहीं है, माही नहीं है, घाघरा है, भीम नहीं है। इसका राइट आंसर घाघरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घाघरा। देखिए, घाघरा गंगा नदी की एक सहायक नदी है और यह दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उगता है और नेपाल के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? ये करता है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा? एमपी करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है। पन्ना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना जिले का एक शहर और एक नगर पालिका है जो अपनी हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। जैसे भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। एल्यूमिनियम हल्का, जंग के लिए प्रतिरोधी, गर्मी का अच्छा संवाहक, लचीला है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पर मजबूत हो जाता है। इसका उपयोग विमान, बर्तन और तारों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टिविटी की खोज द्वारा की गई थी जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, सुपर कंडक्टिविटी की खोज, ये द्वारा की जगह यहाँ किसकी होगा? ठीक है, खोज और द्वारा के बीच में किसकी हो जाएगा, यानी सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हेक कॉमेरलिंग ओन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे सुपर कंडक्टिविटी की खोज हेक कॉमेरलिंग ओन्स ने की थी जिन्हें 1911 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था जब उन्होंने पारा को तरल हीलियम 4 डिग्री केल्विन के तापमान पर ठंडा किया तो इसका प्रतिरोध अचानक गायब हो गया। अगला है हमारा, एक पौंड बराबर कितने ओंस होता है? बताइए, एक पौंड बराबर कितने ओंस होता है? आंसर करेंगे सभी। एक पौंड बराबर कितने ओंस होता है? ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक दे दी है उसने, चलिए मैं ठीक कर देता हूँ। एक पौंड बराबर कितने ओंस होता है? देखिए, बात की जाए ओंस की तो एक पौंड बराबर होता है 16 ओंस के। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 16 ओंस। देखिए, एक पाउंड द्रव्यमान की एक इकाई है, एक पौंड 16 ओंस के बराबर होता है। अगला हमारा है, खनिज कार्नोटाइट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? खनिज कार्नोटाइट का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यूरेनियम है। क्या? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यूरेनियम इज द राइट आंसर। जैसे कार्नोटाइट रेडियोधर्मी, चमकीला पीला, मुलायम और मिट्टी वाला बेनेडियम खनिज जो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्नोटाइट एक चमकीले से हरे पीले रंग का खनिज है। प्राथमिक यूरेनियम अयस्क खनिज यूरेनाइट पहले पिंच ब्लेड के रूप में जाना जाता है, यह यूरेनाइट है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए लिंक किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने वाले लिंक किए जाने वाले रसायन को बोला जाता है अमीनो एसिड। क्या?
अमीनो एसिड बोला जाता है, या बोल सकते हैं अमीनो अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीनो अम्ल इज द राइट आंसर। जैसे प्रोटीन बड़े जैव अणु और मैक्रो मोलेक्यूल्स होते हैं जिनमें अमीनो एसिड अवशेषों की एक या अधिक लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए लिंक करते हैं। अगला हमारा है, जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुष्पहीन पौधे होते हैं जो शंकुफल और बीज उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज अंडाशय में बंद नहीं होते। किस में नहीं होते हैं? ये अनावृत बीजी में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अनावृत बीजी बेफूल रहित पौधे हैं जो शंकु और बीज उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक इसका लाभ पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।